जैसा कि 2024 शुरू हो चुका है, वो जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, फिर भी बहुत से लोग आज भी कहीं ना कहीं किसी डरावने वाक़े से खौफज़दा नज़र आते हैं। इसकी वजह यह भी है, जैसे हम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, इसी तरह और भी बहुत सी मखलूक़ात इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। इनमें से कुछ तो वो मखलूक़ात हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसा कि चरिंद, परिंद, कीड़े मकोड़े, समुद्री मखलूक़ात। लेकिन कुछ मखलूक़ात ऐसी भी हैं जिनसे हम डर भी जाते हैं, जैसा कि जंगली शेर, चीता, भेड़िया या सांप, क्योंकि ये सब मखलूक़ात को हम साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सी ऐसी भी मखलूक़ात जिनको शायद आज तक हमने देखा ही नहीं, पर वो इस दुनिया में हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि हवाई चीज़ें, जिन्नात, चुड़ैल और बदरू हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर वीरान जगहों पर, खाली पड़े मकानों में, दरख्तों, गंदी जगहों पर अक्सर पाई जाती हैं। जिस जगह पर 40 दिन तक सूरज की रोशनी ना पड़े और लाइट ना जले, तो ये चीज़ें वहाँ बसेरा कर लेती हैं, क्योंकि इन चीज़ों को वीरानी और अंधेरा ही ज़्यादा पसंद होता है, ताकि इनका किसी भी इंसान से सामना ना हो। और जब हमारा इनसे सामना होता है तो इनको भी इतना ही बुरा लगता है जितना कि कोई अगर हमारी जगह पर कब्ज़ा कर ले तो हमें बुरा लगता है। इस वजह से ये हमें वहाँ से डरा कर भगाने की कोशिश करती हैं, ताकि हम इस जगह को छोड़ दें और वो अपना बसेरा कायम रखें। इनमें बहुत सी अक़साम होती हैं, जिनमें से कुछ तो इंसान को सिर्फ डराती हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो कि इंसान को नुकसान भी पहुँचा देती हैं। और ऐसी चीज़ें अक्सर हमें अकेले में ही डराती हैं, जैसा कि जब हम अकेले किसी सुनसान जगह से गुज़रते हैं तो अचानक से इस रास्ते पर किसी खौफनाक आवाज़ के आने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है आप इस चीज़ की हदूद में से गुज़र रहे होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि वो जगह सिर्फ घर से बाहर ही हो, बल्कि ये जगह कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपके घर का कोई भी हिस्सा, स्टोर रूम, छत वगैरह। कभी हम इनको देख नहीं पाते, लेकिन इनको महसूस ज़रूर कर लेते हैं। जब इनमें से एक भी चीज़ हमें सामने रोनमा हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि हमारा इन चीज़ों से कभी वास्ता धुंध में गायब हो गए। मैंने आम सी जैकेट पहन रखी थी और मैंने हाथों में दस्ताने भी नहीं पहने हुए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। इस वजह से मैंने अपनी बाइक की स्पीड आहिस्ता कर ली, क्योंकि मैं सर्दी से कांपने लग गया था। इस वजह से बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। अब पूरी सड़क वीरान थी और मैं अकेला ही इस सड़क पर पागलों की तरह जा रहा था। और अब मैं बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि सड़क पर बहुत सन्नाटा था और थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई एक आधी गाड़ी या बाइक पास से गुजर जाती और इसके बाद सड़क फिर से वीरान हो जाती थी। चुपचाप बस चलता जा रहा था और ऐसी खामोशी थी कि मुझे सिवाय मेरी बाइक की आवाज़ के और किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और मैं चलते चलते एक मोड़ पर जाकर रुक गया। ये एक शॉर्टकट रास्ता था। ये सड़क इस वक्त बांसों वाली सड़क के नाम से मशहूर थी, क्योंकि इस सड़क के दोनों तरफ में बांसों के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे और दोनों तरफ के दरख्त इस तरह इस सड़क पर झुके हुए थे कि जैसे इस सड़क पर किसी ने बांसों की छत डाली हो। और सूरज की रोशनी भी बहुत कम ही इस सड़क पर पड़ती थी। बस यूँ समझ लो ये सड़क एक बहुत बड़ी सुरंग की तरह थी, जो दरख्तों से पूरी तरह ढकी हुई थी। मैंने सोचा अगर मैं बांसों वाली सड़क से जाऊं तो जल्दी ही अपने दोस्तों तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ने जाना तो धर्मपुरा ही है और वो सीधा माल रोड की तरफ से धर्मपुरा जाएंगे और मैं इनके पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा घबरा भी रहा था, क्योंकि ये सड़क पहले ही अजीबोगरीब वाक़यात से बहुत बदनाम थी और बहुत से लोगों से मैंने इस सड़क के बारे में सुना था कि इस रास्ते पर बहुत सी हवाई चीज़ों का बसेरा है। और इनका ये भी कहना था जो भी रात 7 बजे के बाद इस सड़क पर से गुज़रता है तो इसके साथ ज़रूर कुछ अनहोनी हो जाती है। और काफ़ी लोग तो इस सड़क से दिन के वक्त भी नहीं गुज़रते थे, क्योंकि वो इस सड़क को लेकर बहुत ही डरे हुए थे, क्योंकि इस सड़क के दोनों तरफ में कोई आबादी नहीं थी, बस कुछ जंगल नुमा झाड़ियाँ और बांस के दरख्त ही थे। कुछ दूर जाकर एक साइड पर पुराना सा काली था
इस कॉलेज में जाने का रास्ता भी नहर वाली साइड पर था, यानी इस सड़क पर सिर्फ कॉलेज की दीवार ही थी और रात 7 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता था, जबकि मैं तो तकरीबन 1 बजे के करीब इस सड़क पर खड़ा था। फिर मैंने सोचा यार मैं तो ऐसे ही डर रहा हूँ, लोगों का क्या है, लोग तो ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि मेरे नज़दीक ये सिर्फ अफवाह ही है। ये सोचकर मैं इस सड़क पर चल पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस सड़क पर धुंध और भी ज़्यादा थी, बस बाइक की लाइट में ही थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। मैं अभी थोड़ा दूर ही गया था कि मुझे ऐसे लगा सड़क के बाएं तरफ कोई सफ़ेद कपड़े पहनकर खड़ा है, लेकिन मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बाइक की स्पीड बिल्कुल कम कर ली और थोड़ा और आगे गया और बाइक की लाइट इसकी तरफ की तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश सफ़ेद लिबास पहने एक औरत खड़ी है। इसके काले घुंघराले लंबे लंबे बाल थे जो कि इसने खुले छोड़े हुए थे और इसका चेहरा बहुत ही पुरकशिश और खूबसूरत था और इसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था ये किसी अमीर घर से ताल्लुक़ रखती है। और फिर मैंने सोचा कि यार रात का 1 बज रहा है और ये औरत इस टाइम यहाँ क्या कर रही है। ये भी हो सकता है कि ये कोई 2 नंबर औरत है जो कि रात को धंधा करने निकली है, या फिर ये कोई डाकू के साथ मिली हुई है जो लिफ्ट लेने के बहाने लोगों को लूट लेती होगी और इसके साथी भी यहाँ आसपास ही छुपे होंगे। मैंने बाइक की स्पीड और ज़्यादा स्लो कर ली और बहुत धीरे धीरे ये सब सोचता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा था। जब इसके ऊपर मेरे बीच सिर्फ 10 कदम का फासला रह गया तो मैंने बाइक सड़क के दाएं तरफ कर ली और रोक ली, जबकि वो सड़क के बाएं तरफ खड़ी थी। मैंने सोचा अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होने लगेगा तो मुझे भागने में आसानी रहेगी। इस वजह से बाइक मैंने स्टार्ट ही रखी और दूर से ही बाइक पर बैठे हुए इसको पूछा, कौन हो तुम? तो इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद इसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने 4 कदम बाइक और आगे ले ली और फिर से थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन इसने फिर से कोई जवाब ना दिया। अब मैं थोड़ा घबराने लग गया था। मैं सोच रहा था कि ये जो मुझे जवाब नहीं दे रही इसका मतलब ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इसके साथ मैं इधर उधर भी देख रहा था कि कहीं इसके साथी तो नहीं आ रहे। आखिरी बार ऊंची आवाज़ में कहा, देखो अगर तुमने अब भी जवाब ना दिया तो मैं फिर जाने लगूँगा। तो इसने अचानक से रोना शुरू कर दिया और रोते हुए बोली, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ। अपने शौहर के साथ अपने रिश्तेदारों की शादी की तकरीब से वापस आ रही थी कि अचानक से हमारी बाइक पंक्चर हो गई और हम पैदल चल रहे थे कि मैं थक गई। तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा, तुम यहाँ रुको, मैं जल्दी ही कहीं से पंक्चर लगवा कर लाता हूँ। और मैं तब से यहाँ खड़ी हूँ, पर मेरा शौहर अभी तक लौट कर नहीं आया और इस सुनसान जगह पर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई चोर डाकू मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। इस वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा है। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल में रहम आ गया और मैं बाइक से उतर कर इसकी तरफ गया। मैंने कहा, देखिए आप रोइए मत, मुझे ये बताइए कि आपका शौहर किस तरफ गया है? तो इस औरत ने धर्मपुरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो इधर की तरफ गए हैं। तो मैंने इस औरत से कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ बैठ जाएं, मैं आपको धर्मपुरा उतार दूंगा, फिर आप इधर से अपने घर चली जाना, क्योंकि धर्मपुरा में इस टाइम भी रिक्शा वगैरह मिल जाएगा और वैसे भी मैं भी धर्मपुरा ही जा रहा हूँ। इस औरत ने अपनी आंखों से आंसू पूंछते हुए कहा, आपका दिल बहुत बड़ा है, शुक्रिया, आप मुझे बस रिक्शा तक ले जाएं, आगे मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं वापस बाइक की तरफ गया और बाइक स्टार्ट करके इसके पास ले गया और वो बाइक पर बैठ गई। हम वहाँ से चल पड़े और अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। मैं कांपते हुए बाइक चला रहा था। हम दोनों बिल्कुल खामोश थे, लेकिन मैं बहुत खुश था कि मेरे साथ बहुत खूबसूरत औरत बैठी हुई है और ऐसे में इससे दोस्ती करने का मौका भी मिल जाएगा और हो सकता है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तो मैंने सोचा इससे कोई बातचीत ही कर लूँ। मैंने इसको अपने बारे में बताया, मेरा नाम इमरान है और हम धर्मपुरा रहते हैं और आज मैं रोमांटिक फ़िल्म देखकर आया हूँ। लेकिन वो खामोशी से बैठी मेरी बातें सुनती रही। इसने मुझसे कोई बात नहीं की। अब मैं सोच रहा था शायद इसने मुझे कोई घास नहीं डाली। तो मैं कुछ देर के लिए वापस चुप हो गया और खामोशी से बाइक चलाता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने इससे पूछा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं? लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आगे देखते हुए इससे इधर उधर की बातें करता रहा।
पर इसने मुझे फिर से कोई बात न की। अब मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था, लगता है कि अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा घमंड कर रही है और मुझे नज़रअंदाज कर रही है। मैंने कहा, देखो, मैं नहीं जानता तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही, लेकिन कुछ तो बात करें। मुझे लगता है मैं खुद से बातें करता जा रहा हूँ, अब कुछ तो बोलो। तभी किसी ने मुझे खौफनाक आवाज़ में गुस्से से कहा, चुपचाप आगे देख कर चलो वरना पछताओगे। मैं चौंक गया। अब मैं थोड़ा सा डरने लगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कहीं ये गुस्से में आकर मेरे ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम ना लगा दे। लेकिन मैं पीछे नहीं देखा, वो बाइक तेज़ कर ली। वो सड़क ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जब मैंने गौर किया तो बाइक अभी भी बिल्कुल स्लो थी, जबकि मैं इसको चौथे गियर में फुल तेज़ चला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाइक पर किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया हो। और ये सब देखकर अब पूरी तरह घबराने लगा, क्योंकि मैं अभी आधी सड़क पर भी नहीं जा पाया था, जबकि पूरी सड़क सिर्फ 2 किलोमीटर की थी। पूरी तरह से बाइक को भगाने की कोशिश कर रहा था। इतने में मेरे पीछे से ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे कान के पास ही कोई तेज़ी से सांस ले रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। अब मैं कुछ समझ गया था कि मेरे साथ कोई औरत नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। इतने में इस औरत ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और अचानक से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते हुए जब अपने कंधे पर नज़र डाली तो मुझे अजीब सा बड़े नुकीले नाखून वाला काला सा हाथ दिखाई दिया, और वो आहिस्ता आहिस्ता से मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा। और मेरे पीछे से एक खौफनाक हंसी की आवाज़ आने लगी, और वो हंसी ऐसी थी कि इसके आगे मेरी बाइक की आवाज़ भी दब गई, और बाइक जैसे किसी जगह में फंस गई थी। इसके टायर तो घूम रहे थे, पर बाइक एक ही जगह खड़ी थी। तभी किसी ने पीछे से मेरे दूसरे कंधे पर अपना मुंह रख दिया। मैं डर से थर-थर कांपने लगा। अभी मैं बाइक से गिरने ही वाला था कि पता नहीं कैसे मैंने हिम्मत करके ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, और ऐसा करते ही मेरे पीछे से एक खौफनाक चीख की आवाज़ आई। मैंने कांपते हुए गर्दन से पीछे देखा तो मेरे साथ एक बहुत भयानक शक्ल वाली औरत बैठी हुई थी। इसकी शक्ल पूरी तरह काली थी, लेकिन इसकी बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखें जो रात में लाइट की तरह रोशनी थी। उसने एक हाथ मेरी गर्दन पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से एक दरख्त को पकड़ा हुआ था जो काफ़ी दूर था, और शायद इसी वजह से बाइक आगे नहीं जा रही थी। ये सब देखकर मेरा पूरा जिस्म बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया। मैं और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ने लगा। इसने मेरी गर्दन को छोड़ दिया और मैंने जल्दी से कलमा पढ़ते हुए बाइक को पूरी तरह रेस दी तो वो औरत बाइक से नीचे गिर गई, और अचानक से बाइक फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगी और बिल्कुल हल्की हो गई। मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और 5-6 मिनट में ही धर्मपुरा के चौक में जा पहुंचा और बिना रुके ही घर चला गया। अब वो चीज़ कहाँ तक मेरे पीछे भागी होगी मुझे कुछ पता नहीं। बस इतना पता है कि इस दिन मुझे फ़ौरन से बहुत तेज़ बुखार हो गया था। इस दिन के बाद मैंने दोबारा किसी का भी मजाक नहीं बनाया, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि वाकई में हवाई चीज़ें होती हैं। दोस्तों, वाकया पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह पाक आपको और आपके तमाम घर वालों को हमेशा खुश खुरम रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।